अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 30 जनवरी 2025। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अब रास्ते तलाशने लगा है कि कैसे सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जायज करार दिया जा सकता है। अगर इन हालात में नहीं करार दिया जा सकता तो मुस्तकबिल के लिए रास्ता कैसे खुला छोड़ा जाए, ये एक रात तलाश की जा रही है। और ये भी कि गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स पर आज आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखिल ने एक वजाहत भी की है। और उसके साथ ही जो ख्वाजा हारिस हैं वजारत दिफा के वकील, बिलाखिर उनके दलाइल मुकम्मल हो गए और उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील के दलाइल शुरू हो चुके हैं। और उन दलाइल की क्लैरिटी के बाद, उन दलाइल के अंदर वजाहत और बिल्कुल जो एक टू द पॉइंट बातें हैं, उनको सुनकर आईनी बेंच के सरबराह बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान की परेशानी जो है वो उनके चेहरे से आया कैसे और उनकी बातों से आया कैसे है, इससे मुतालिक तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। तो आज जो है वो समाज शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस ने शुरू में ही बता दिया कि वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया तो जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील हैं वो जब पेश हुए और उन्होंने ये बताया कि जो विफाकी हुकूमत है, पहले विफाकी हुकूमत ने ये बताया कि वो ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना रही है। उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपनाए। तो जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत की वकालत एक प्राइवेट वकील कैसे कर सकता है जबकि एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल मौजूद होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत को तो अपना हक दावा भी जो है वो साबित करना होगा। सूबाई हुकूमत का इस मामले में लेना देना क्या है ये बताना होगा। बहरहाल उसके बाद ख्वाजा हारिस के दलाइल का आगाज हुआ तो उन्होंने कहा कि आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175 में है और फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निजाम में जिक्र नहीं है। कल वाली बात है, मैंने आपके सामने ये बात पहले भी बताई थी कि ये उनका मुद्दा है। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने ये कहा कि आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं और मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार महदूद होता है। क्योंकि ख्वाजा हारिस का ये कहना है कि जो आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनते हैं ये मखसूस हालात में बनने वाली मखसूस जो है वो ये अदालतें हैं और इनका एक खास कानून के तहत अमल में आती है। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि फिर इनके इख्तियारात महदूद होंगे। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि मीडिया की उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज मेरी बात से कंफ्यूजन पैदा हुई। ये वो वजाहत जो उन्होंने अपने कल के रिमार्क से दी, क्योंकि कल जस्टिस जमाल मंदोखिल ने ये कहा था कि जजेस जो है वो 8 जजेस बैठकर फैसला करते हैं और 2 लोग मीडिया के बैठकर ये तय कर लेते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं। लेकिन उसको हमारे कुछ साथियों ने जो सख्त अदालत में मौजूद थे, हम सब की भी इसको नाअहली कही है कि हम लोग मोबाइल देखने के लिए या कोई जो चीज़ रिपोर्ट करनी हो उसके लिए बाहर आ जाते हैं कमरा अदालत से। तो उस दौरान जो पीछे हमारे साथी होते, ज़ाहिर है हमें उन्हीं की बात पे रिलाय करना होता। तो उन्होंने हमें ये कहा कि जैसे जमाल मंदोखिल ने ये कहा है कि 2 जो है वो जज बैठकर 8 जजों को गलत कह देते हैं, जबकि बाद में जब कमरा अदालत में ही मौजूद वकला और दीगर सहाफ़ियों से क्रॉस चेक किया तो मालूम पड़ा कि वो 2 लोगों की बात कर रहे थे। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने भी उस पर आज वजाहत देते हुए कहा कि मेरी बात से गुज़िश्ता रोज़ कन्फ्यूजन पैदा हुई। मीडिया की फ़िक्र नहीं, लेकिन कुछ रिटायर्ड जजेस ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये तुमने क्या बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि कल फैसला ना मानने के हवाले से जजेस का नहीं, अफराद का ज़िक्र किया था और कहना चाह रहा था कि फैसले को 2 अफराद किसी महफ़िल में बैठकर कह देते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है। कुछ मीडिया के साथियों ने इसे गलत अंदाज में रिपोर्ट किया। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखिल ने केस पर वापस आते हुए कहा कि 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी और सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। तो वजारत दिफा के वकील ने कहा कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आइनी तरमीम की जरूरत नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। जीएचक्यू हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 जो कोरियन तैयारे थे वो तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयों से ज्यादा संगीन है? तो वजारत दिफा के वकील ने कहा कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई थी कि ये कौन दहशतगर्द थे और कहाँ से आए थे? तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई थी? तो वजारत दिफा के वकील ने कहा कि जीएचक्यू हमले केस का जो ट्रायल था वो फौजी अदालतों में हुआ था और यकीनी तौर पर इसकी तहकीकात भी हुई थी। और फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इन्हीं तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात होती हैं। कामरा बेस पर हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ था, उनका ट्रायल कहाँ हुआ था? तो वजारत दिफा के वकील ने कहा कि मैं इस पर हिदायत लेकर आपको जरूर आगाह करूंगा। और उन्होंने अपने जवाबुल जवाब का हक जो है वो अदालत के सामने ये कहते हुए कि मेरा हक महफूज है, जब दूसरी साइड के वकला दलाइल दे लेंगे तो मैं वापस से जवाब दूंगा।
तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जी जी बिल्कुल आपका हक है ख्वाजा साहब, आप जरूर दीजिएगा। और ये कहकर फिर दलाइल का आगाज हुआ जो दूसरी साइड से मरकजी जो दरख्वास्त गुजार है जादिस ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के। ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल इतने मुदल्लिल थे कि जजेस आज उनके वाज़ेह दलाइल को नहीं समझ पा रहे थे। मतलब आईनी बेंच के जजेस का हाल ये है कि वो वाज़ेह दलाइल को समझने के बजाय इससे पहले ख्वाजा हारिस के उन दलाइल को समझ रहे थे जिनमें उनको खुद रास्ते तलाश करना पड़े थे। बहरहाल ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल में ये कहा कि हमारा केस ये था, हमारा जो मरकज़ी मुकदमा था वो ये था कि ऐसा नहीं है कि 9 और 10 मई में वाक़यात में जो मुलव्विस अफ़राद हैं उनको कोई उनके जुर्म की सज़ा ना हो या उनको बरीउज़ ज़िम्मा करार दिया जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मैजेस्टी ऑफ लॉ है, यानी जो कानून की एक कानून का वक़ार है या कानून की हैसियत है, कानून की हियत है, उसको बरकरार रखा जाए और इन तमाम तर सिविलियंस को सिविल कोर्ट में ट्राई किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि आखिर हमारी हुकूमत को क्यों कर सिविलियन कोर्ट्स के ऊपर एतबार नहीं है कि वहां पर सिविलियंस का इन मामलात में ट्रायल नहीं हो सकेगा। उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपकी जो ओरिजिनल पिटीशन है, जो इसके तहत सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया गया और शिके भी कलअदम करार दी गई, उसकी बुनियाद 9 मई का वाकया है। तो उन्होंने कहा कि कमांडेंट ऑफिसर के कहने पर सिविल कोर्ट्स ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस 105 अफराद की कस्टडी जो है वो मिलिट्री को दी। तो एक्यूज ने जो है वो क्या अपनी तहवील मिलिट्री कोर्ट्स को दिए जाने पर कोई दरख्वास्त दी थी, कोई रिट पिटीशन हाई कोर्ट्स में दायर की थी? क्या हाई कोर्ट्स के अंदर जाना उनका बनना नहीं था, और अगर नहीं की थी तो क्यों नहीं की थी? अब इस बात पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मेरा जो केस है वो है जो आर्मी एक्ट है उसकी वायरीज के ऊपर। मैंने ये बात की थी कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस को किसी सूरत ट्राई नहीं किया जा सकता। जहां तक बात रही किसी भी किस्म के उस वक्त के जो एक्यूज्ड है 9 मई के, उन्होंने किसी और फोरम से राब्ता किया या नहीं किया, सलमान अकरम राजा उनके वकील है और आपको जरूर बताएंगे। और सलमान अकरम राजा ने फिर वहीं बैठे बैठे कहा भी कि हमने तो हाई कोर्ट में दरख्वास्त की थी, हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। और जो ख्वाजा अहमद हुसैन है उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो बुनियादी इंसानी हकूक का एक बुनियादी हक है, वो हक ऐसा नहीं है कि वो मुझे छीनने से मिलेगा, वो हक मेरे पास मौजूद है, कोई मुझसे ले ही नहीं सकता। तो किसी फौजी अदालत को ये देखना है कि भाई आपके पास दायरा इख्तियार है कि आप मेरे बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल करके मेरा ट्रायल शुरू कर दें। उसके बाद जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या जो अदालत है ये उसका काम है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को देखती है, या फिर अगर दोनों फ्रीकैन राजी हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमारा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कर दो, तो फिर अदालत का जो दायरा अख्तियार है वो खुद ही बन जाता है। तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि ऐसा नहीं होता, फ्रीकैन की मर्जी से अदालत की चॉइस नहीं होती, अदालत का जो एक दायरा इख्तियार है तो वो रहता है। लेकिन अगर एक अदालत का दायरा इख्तियार महदूद है और उस हद तक नहीं है तो वो अदालत खुद से अपना दायरा इख्तियार नहीं बना सकती। उसके बाद जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या सिविलियन जो एक मुजरिम होता है या सिविलियन जो एक मुल्जिम होता है उसमें और जो एक आर्म फोर्सेस का मुल्जिम होता है उसमें कोई फर्क है? क्योंकि उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि जब कोई जो आर्म फोर्सेस का पर्सनल होता है वो कोई जुर्म करता है और वो सिविल ऑफेंस हो, सिविल नोयत का जुर्म हो, तो उस जुर्म को की जो पादाश में उसका केस है वो सिविल कोर्ट में बनाया जाता है। तो इस बात पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया जाता है? तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने ये कहा कि जो कस्टडी किसी भी सिविलियन का और जो फौजी का फ़र्क है, वो कानून के तहत है। और उन्होंने कहा कि जो फौजियों के लिए बनाई गई इस्तिस्ना है, उसका इतलाक जब सिविलियंस पर नहीं होता, तो सिविलियंस के हकूक़ का इतलाक आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 8 के तहत मिलिट्री पर्सोनल्स पर नहीं होता। उसके बाद जो लॉयर हैं जादिस ख्वाजा के, ख्वाजा अहमद हुसैन, उन्होंने ये कहा कि किसी भी शख्स की कस्टडी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को देने का कोई भी जो ऑर्डर है वो मौजूद नहीं है और ये दी भी नहीं जा सकती। सिविल कोर्ट को वजूहात बताना होती है और कोई वजूहात दी नहीं गई। उसके बाद जस्टिस मुसरत हिलाली का क्योंकि सवाल था कि किसने कस्टडी दी, तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ये कस्टडी किसने और कैसे दी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कि मरकजी केस के अंदर मेरा मुद्दा ये था कि कुलभूषण जाधव जैसे भारतीय जासूस के लिए भी हमारी हुकूमत ने आलमी अदालत के फैसले के बाद एक कानून साजी की थी और उस कानून साजी का नाम था आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिलिएशन लॉ। और उसके तहत एक जासूस को, जो कि मुल्क दुश्मन ऑलरेडी आप उसको प्रिज्यूम करते हैं, उस जासूस को भी मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ जो हाई कोर्ट है उससे अपील करने की इजाजत थी, लेकिन आपने आम लोगों के लिए ये इस्तिस्ना या ये कानून नहीं रखा। फिर ख्वाजा अहमद हुसैन का जो सबसे अहम और सबसे वैलिड पॉइंट था
जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, आज आपको मैंने बताया कि जो आईनी बेंच के सरबराह है, वो खिलाफ मामूल बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे थे और कहीं न कहीं उनकी परेशानी से ये लग रहा था कि उनको ये टेंशन है कि अगर इतनी क्लैरिटी के साथ उनके सामने दलाइल दिए गए, तो वो तो अगर ना भी अपनी राय से पीछे हटे, तो उनके साथी जजेस तो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम ही करार रहने देंगे, वो तो इजाज़त नहीं देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि आर्मी एक्ट की शिक्कें तो चैलेंज नहीं हुई थी, जो 21D और 59(4) जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस मुनीब अख्तर की जो फैसला है, 5 रुकनी बेंच का जो ऑर्डर है, उसके तहत जिनको कलअदम करार दिया गया। तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मैंने ये पॉइंट बिल्कुल रेज़ किया था कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए जो शिक्कें शामिल की गई हैं, आर्मी एक्ट की शिक 2D1 वगैरह, उनको किसी भी सूरत बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो बुनियादी इंसानी हकूक के मनाफी हैं। उसके बाद ख्वाजा अहमद हुसैन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि हर सिविलियन को इसका इल्म होना चाहिए। उन्होंने कहा 4 तरह के फौजी अदालतों में ना ट्रायल्स होते हैं। एक ट्रायल जनरल होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है और एक समरी होता है। उन्होंने कहा जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, ये सबसे सख्त ट्रायल होता है और ये तब होता है जब जंगी हालात होते हैं। ज़मानाए अमन में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल नहीं हुआ करता, ख़ास तौर पर सिविलियंस का तो होता ही नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये हमें ज़रूर देखना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कैसे कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि मैं कल, यानी क्योंकि टाइम कम था, तो उन्होंने कहा कि कल मैं आर्मी एक्ट के ऊपर आपको मुफस्सल अंदाज में दलाइल दूँगा। फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि फिर ये भी जो है वो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, उसमें जो मुल्ज़िम होता है उसके हकूक ज़्यादा नहीं होते, उसको काउंसिल का राइट भी नहीं होता। तो जैसे मुसर्रत हिलाली ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में तो दिया गया है वकील का हक था। तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि जो जस्टिस मोहम्मद अली जस्टिस हसन नज़र रिज़वी और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, वो ये कह चुके हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल देखे हैं और वो ये समझते हैं कि बड़े फेयर होते हैं। लेकिन जहाँ पर डिक्लेरेशन ऑलरेडी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे चुके हों कि ये शख्स जो है, इनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो उनके के बुनियादी इंसानी हकूक कहाँ जाएँगे? आपने तो ऑलरेडी एक शख्स के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया ना कि ये मुजरिम है। फिर उसका मिलिट्री ट्रायल होगा, फिर मिलिट्री के एक आर्मी चीफ के मातहत अफसर बैठकर उसका ट्रायल करेगा, तो वो दुरुस्त होगा या नहीं। उसके बाद जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट का जो कानून है, वो तो अपनी जगह मौजूद है ना, उसकी कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई वजह होगी। तो वो कहते हैं कि बाद में इसके अंदर ये शिक्के शामिल की गई कि जो लोग किसी को वरगलाते हैं, उनको भी जो है वो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जा सकता है। तो या तो ये कानून ना होता तो अलग बात थी, है तो फिर इसके दायरा कहाँ तक है? क्या ये महदूद है? बहरहाल ख्वाजा अहमद हुसैन ने ये कहा कि जो एक बार-बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया सेक्शन 21D के तहत, कि अगर किसी आर्मी अफ़सर से किसी सिविलियन का नेक्सस निकल आए, कोई ताल्लुक डेवलप हो जाए, तो उन्होंने कहा नेक्सस का लफ्ज़ ना ही हमारे कानून में, ना ही हमारे आईने पाकिस्तान में है। तो उन्होंने कहा कि नेक्सस का जो लफ्ज़ है ना, वो निकाला गया था एफबी अली केस की जजमेंट से। एफबी अली एक साबिक रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सर थे। उस वक़्त भुट्टो ने उनके खिलाफ फ़ौज के अंदर बगावत करने का मुकदमा बनाया था और फिर उनके खिलाफ एक आइन के अंदर, कानून के अंदर तरमीम करके उम्र कैद को, जो मिलिट्री कोर्ट से उम्र कैद सुनाई जाती है, उसको बकिया उम्र का सारा हिस्सा गर्दान दिया था। 14 साल या 7 साल की कदगन मिटा दी थी। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि बड़ा क्लियरली जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने अपने जो है वो जजमेंट में ये कहा है कि जो वफाकी हुकूमत है या पार्लिमान है, उसके पास कानून साजी करने का मुकन्नना के पास इख्तियार ज़रूर है, लेकिन उस कानून साजी को बुनियादी इंसानी हकूक के साथ हम-आहंग होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 8(2) जिसके अंदर ये कहा गया है कि बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं की जा सकती, और फिर आर्टिकल 8(3)(a) जिसके अंदर एक आउस्टर क्लॉज दी गई, एक एक्सेप्शन दी गई कि मिलिट्री कोर्ट, जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं या जो मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्स है या किसी भी फोर्स से ताल्लुक रखने वाले, उनके दरमियान हम-आहंगी, उनके दरमियान डिसिप्लिन कायम रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो 8(3) है, 8(2) है, उसकी बार को रखा जाए। तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि आपको बड़ा गौर से ये चीज़ देखनी है कि जो आर्टिकल 8 के अंदर एक्सेप्शन दी गई है, वो सिविलियंस के लिए नहीं है, वो मिलिट्री पर्सोनल्स के लिए या फोर्सेस के अफसरान या नौजवान के लिए है। तो बहरहाल जैसे जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि अगर किसी सिविलियन या पर्सोनल ने मिलकर कोई ऑफेंस किया हो, तो क्या उनका ट्रायल अलग-अलग होगा? और फिर आप ये देखिए कि जैसे जमाल मंदोखेल मिलिट्री कोर्ट्स के कानून को नैब कानून के साथ तशबीह देते हुए कहते हैं कि नैब कानून में भी तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के साथ सिविलियंस का ट्रायल हो जाता है। बहरहाल ख्वाजा अहमद हुसैन ने ये कहा कि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि आप 9 मई के वाक़यात के अफराद को बरी कर दें, हमारा मुद्दा ये है कि तरीक़ेकार कोई भी हो, तो हुर्मत तो बरकरार रहे ना तरीक़ेकार की, और सिविल कोर्ट्स में ट्रायल करें, जो सज़ा बनती है वो दें। उसके बाद ख्वाजा
ख्वाजा अहमद से सवाल किया जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कि झंडा चीची के पुल का वो उन्होंने कहा कि जहां पर साबिक आर्मी चीफ के ऊपर हमला हुआ था तो उन अफराद का ट्रायल कहाँ चला था। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा 2005 में मुशर्रफ पर झंडा चीची के पुल पर हमला हुआ था और उनका जो ट्रायल था वो फौजी अदालतों में हुआ था। तो उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि ये जो फौजी अदालतों का ट्रायल था ये तो मुशर्रफ के दौर में एक मार्शल और डिक्टेटर के दौर में हुआ था, तो इसकी मिसाल हम नहीं देख रहे। बहरहाल उसके बाद ये भी कहा गया कि 2005 में जो मुशर्रफ के दौर वाली बात हुई तो उसके बाद जस्टिस मुसरत हिलाली ये कहती हैं कि जो लॉज स्ट्राइक डाउन हुए यानी सेक्शन 21D और सेक्शन 59(4) इनके स्ट्राइक डाउन होने से उन्होंने कहा कि इस पर आपको कोई एतराज तो नहीं है ना कि हम उनको बहाल कर दें। और आखिर में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये पूछने लगे कि अगर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल बड़ा फेयर हुआ था तो फिर आर्टिकल 2D1 का जो चैलेंज है यानी जो आपने आर्मी एक्ट की शिक्कों को चैलेंज किया था वो भी खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4 जजेस बेंच के इस मुद्दे के ऊपर बड़े क्लियर होते जा रहे हैं कि जो आर्मी एक्ट की शिक्कें उड़ाई गई थी, कलअदम करार दी गई थी, उनको बहाल करना है। और साथ ही शायद वो इस कंक्लूजन पर भी पहुंचे कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, लेकिन जिस अंदाज में उनके सामने दलाइल दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनका इन पॉइंट्स के ऊपर सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा। और अभी ख्वाजा अहमद हुसैन है, ये जादिस ख्वाजा के वकील हैं, अभी दीगर जो वकला है वो बाकी है। सलमान अकरम राजा फैमिलीज को रिप्रेजेंट करेंगे, दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं अभी उन्हें भी आना है और उसके बाद ये देखना होगा बेंच ने कि क्या वो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल इस तरह से अलाउ कर सकता है। और अगर तो कर सकता है और अगर नहीं भी कर सकता तो मेरी सारी जो जिस किस्म की समात अब चल रही है और जिस तरह से जजेस तावीलें पेश कर रहे हैं फौजी अदालतों के हक में, उससे ये जरूर हो सकता है कि फिल वक्त इस मामले को खत्म कर दिया जाए, लेकिन पार्लियामान को एक पूरी स्कीम समझा दी जाए कि फ्यूचर में आप एक बाकायदा फौजी अदालत बनाकर वहां पे एक सिविल जज लेके सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कर सकते हैं। तो ये इन अ लार्जर लेंस जो है वो बड़ा खराबी का बायस होगा। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने गुज़िश्ता रोज अफसा कोमल से बात करते हुए, जो कि डॉन की एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हुए ये कहा है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल और पीका जैसे कवानीन ना लाए जाए वरना पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। लेकिन कुछ कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान किसी और जगह टॉक्स में मसरूफ है जिसमें उनको यूरोपीय यूनियन या किसी की जरूरत नहीं रहेगी। तो देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम तर चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होती है, क्योंकि हमारी अदालतों के अंदर और हमारी पार्लियामान के अंदर होने वाली एक्टिविटीज कहीं ना कहीं से लिंक जरूर होती हैं। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।